मान लो एक सेट ऑफ लोग है, एक सेट ऑफ पीपल और से सेट ऑफ एम्प्लॉयज़ है। हो सकता है 5 हो, 50 हो, 500 हो, 1000 हो, वट एवर मे बी द नंबर। मगर एक ऐसा सेट ऑफ लोग, सेट ऑफ पीपल हु आर सिमिलरली सिचुएटेड, और उन सब पर एक ही टाइप का अन्याय हो रहा है, एक ही घटना की वजह से कहो, या एक ही कोई पॉलिसी की वजह से, या एक ही एक्शन की वजह से, और उनमें से कुछ ही लोग कोर्ट में जाते हैं और उनके फेवर में जजमेंट हो जाता है। तो यहाँ पर दो सेट्स बन गए। एक सेट बन गया वो लोगों का जो कोर्ट में गए और जो फेवरेबल जजमेंट लेके बैठे हैं, और दूसरा सेट वो लोगों का जो कोर्ट में नहीं गए। अब प्रश्न यह है, क्या जो लोग कोर्ट में गए, वो सेट ऑफ लोगों का जो जजमेंट है, उसका फ़ायदा जो लोग कोर्ट में नहीं गए उनको मिल सकता है क्या, या ये लोगों को कोर्ट में अलग से केस दायर करनी पड़ेगी? इसी का जवाब ढूंढते हैं आज के वीडियो में। तो जवाब हमें मिलेगा कानून में, केस लॉज में। हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स ने जो डिसाइड किए हुए केस लॉज है उनमें। तो कौन से केस लॉज है, क्या है, वो हम देखेंगे। तो चलते हैं हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन पर। ओके, तो सबसे पहला जजमेंट जो हम देखने वाले हैं वो है धनलक्ष्मी बेन लीलाधर सूचक वर्सेस डायरेक्टर ऑफ आयुर्वेद। ये गुजरात हाई कोर्ट का जजमेंट है, जैसे कि आप देख सक रहे हैं स्क्रीन पर। तो क्या कहा था गुजरात हाई कोर्ट ने इस जजमेंट में, समझ लेते हैं। देखिए, गुजरात हाई कोर्ट ने कहा था कि द कोर्ट्स हैव टाइम एंड अगेन एम्फसाइज्ड दैट द गवर्नमेंट शुड बी अ मॉडल एम्प्लॉयर. The model employer is one who would not deny the just claim of his employee or employees on any technical consideration or on any technical ground. Such model employer would not wait for any direction to be given to accept the just claim of his employee or employees. यानी कि सरकार को एक आदर्श मालिक की तरह बिहेव करना अपेक्षित है, ऐसा कोर्ट्स ने बार बार कहा है, इस पर स्ट्रेस दिया है। और आदर्श मालिक कौन है? वो है जो अपने एम्प्लॉय का क्लेम जो होता है वो बेवजह और बिना सही वजह से डिनाई नहीं करेगा, कोई भी टेक्निकल कंसिडरेशन के लिए, कोई भी टेक्निकल ग्राउंड पर। और इस तरह का आदर्श मालिक, ऐसा ये जो आदर्श मालिक है, इसको कोई भी कोर्ट की डायरेक्शन के लिए वेट करना अपेक्षित नहीं है कि भैया कोर्ट मुझे डायरेक्शन देगा और उसके बाद मैं अपने एम्प्लॉयज के जो भी जस्ट क्लेम्स है, अच्छे सही क्लेम्स है, वो उनको ग्रांट करूंगा। फिर आगे कोर्ट कहते हैं, अब ये जो पोर्शन है यहाँ पर हाईलाइटेड, ये मैं सीधे सीधे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप कृपया इंग्लिश पढ़ते जाइएगा और मैं सीधे सीधे हिंदी में बोलूंगा। जब एक बार हम ये पाते हैं कि वो, यानी कि ये केस में जो पिटिशनर थी वो, इसके पहले जो 3 पिटिशंस डिसाइड हुए हैं उन पिटिशनर्स के समान ही सिचुएटेड थी, सिमिलरली सिचुएटेड थी, तो वो एंटाइटल हो जाती है, वो अधिकार आ जाता है उसको उन बेनिफिट्स का जो बेनिफिट्स वो 3 पिटिशनर्स को दिए गए थे। अब यहां पर कोर्ट कहते हैं कि सरकार एक आदर्श मालिक के हैसियत से उसको ये बेनिफिट्स डिनाई नहीं करना चाहिए थे। सरकार ने उसे बेनिफिट्स डिनाई करके रिट पिटीशन में जाने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए था। हाईकोर्ट में आर्टिकल 226 में जाने से मजबूर नहीं करना चाहिए था और उसकी तकलीफें अपने स्तर पर ही निपटाना अपेक्षित था। और प्रतिवादियों को यह भी अपेक्षित नहीं था कि वो वेट करे कि कोर्ट की कोई डायरेक्शन आएगी और उसके बाद हम, यानी वो उस लेडी को वो बेनिफिट्स देंगे। वो लेडी जो थी वो स्टाफ नर्स करके काम कर रही थी गवर्नमेंट आयुर्वेद हॉस्पिटल राजकोट में। वो ऑक्सिलियरी नर्स और मिडवाइफ करके काम कर रही थी। तो इस तरह से जो एक लेडी थी जो 3 पिटिशनर्स के साथ, 3 पहले पिटिशनर्स के समान ही सिचुएटेड थी, उसको
खुद होकर ही गवर्नमेंट ने बेनिफिट देने चाहिए थे, ऐसा कोर्ट ने कहा। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये केस था 1992 का, गुजरात हाई कोर्ट का। फिर हम आते हैं गुजरात हाई कोर्ट के ही एक और केस पर, जो 2017 में डिसाइड हुआ था। मतलब 2016 में डिसाइड हुआ था, बट 2017 में साइटेड है। तो गुजरात हाई कोर्ट की ये जो केस थी, ये रोशनीबेन की केस थी। और इस केस में गुजरात हाई कोर्ट ने क्या कहा था, वो हम समझ लेते हैं। पैराग्राफ 5.2 में कोर्ट कहते हैं, नॉर अ डिफरेंशियल स्टेटमेंट इज परमिसिबल इन लॉ ओनली ऑन द ग्राउंड दैट द अदर ग्रुप ऑफ पिटिशनर्स हैड अप्रोच टू द कोर्ट एंड अपॉन कोर्ट्स ऑर्डर दे वर गिवन द बेनिफिट। यानी कि एक ग्रुप ऑफ पिटिशनर जब कोर्ट में आता है और उनको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, तो वो टाइप के बेनिफिट्स दूसरे ग्रुप को नहीं मिलने चाहिए, इस प्रकार का कोई भी प्रिंसिपल उभर कर नहीं आ सकता। इफ एन ऑर्डर इज पास बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एक्सटेंडिंग सम बेनिफिट टू द पर्टिकुलर क्लास ऑफ पर्संस, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक कोर्ट ने अगर कोई ऑर्डर एक सेट ऑफ एम्प्लॉइज को के फेवर में पास किया है, एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ पर्संस के फेवर में पास किया है, द सिमिलरली सिचुएटेड क्लास ऑफ पर्संस, यानी उनके जैसा ही जो एक दूसरा क्लास होता है लोगों का, दो मे नॉट हैव अप्रोच द कोर्ट, भले ही वो कोर्ट में नहीं आए हो, फिर भी हैज टू बी हेल्ड टू बी एंटाइटल्ड फॉर द बेनिफिट कन्फर्ड, उन्हें भी ये माना जाएगा कि उनको भी वो अधिकार है जो बेनिफिट्स पहले सेट ऑफ एम्प्लॉइज को मिली थी। In Inderpal Yadav versus Union of India 1985 to SCC 648, the Supreme Court emphasized in clear terms। अब गुजरात हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के एक केस का हवाला दे रहे हैं जो इंदरपाल यादव के केस में डिसाइड हुआ था, कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि discrimination of in extension of benefit on the ground of certain employees not approach the court was not permissible। यानी कि दो सेट ऑफ एम्प्लॉयज में ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है बेनिफिट्स देने के लिए कि एक सेट ऑफ एम्प्लॉय कोर्ट में गए थे और दूसरा सेट ऑफ एम्प्लॉय भले ही वो सिमिलर सिचुएटेड है पर कोर्ट में नहीं गए थे, ऐसा नहीं कर सकते। फिर पैरा 5.2.1 में गुजरात हाईकोर्ट आगे कहते हैं, इन इंद्रपाल यादव केस, यानी ऊपर जो देखी गई, द एपेक्स कोर्ट स्टेटेड द प्रिंसिपल इन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। इंद्रपाल यादव के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से वो बात कही थी, दोज हु कुड नॉट कम टू द कोर्ट नीड नॉट बी एट अ कंपैरेटिव डिसएडवांटेज, यानी जो लोग कोर्ट में आ नहीं सकते या आते नहीं है, उनको कोई कंपैरेटिव डिसएडवांटेज यानी कोई खामी उनमें नहीं देखी जानी चाहिए, टू दोज हु रश्ड इन हियर, यानी उनके कंपैरिजन में जो कोर्ट में आए हुए हैं। इफ दे आर अदरवाइज सिमिलरली सिचुएटेड, यानी वो अगर सिमिलरली सिचुएटेड है, दे आर एंटाइटल्ड टू द सिमिलर ट्रीटमेंट, उनको सिमिलर ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, वो उनका अधिकार है। इफ नॉट बाय एनीवन एल्स एट द हैंड्स ऑफ दिस कोर्ट, अगर कोई उनको वो सिमिलर ट्रीटमेंट नहीं देता है तो कम से कम ये कोर्ट तो देगा ही। On the above aspect, the learned advocate for the petitioner could successfully rely on the decision of this court in Srimati Dhanalakshmi Ben Suchak वर्सेस डायरेक्टर ऑफ आयुर्वेद, यानी पिटिशनर के वकील ने उस केस में वो पहली केस साइट की थी जो हमने थोड़ी देर पहले अभी देखी, reiterating the principle that benefits flowing from the judgment should be given to other similarly situated persons, employees, and that the government should be a model employer। तो एक आदर्श मालक की हैसियत से गवर्नमेंट ने वो सिमिलर टाइप के बेनिफिट्स दूसरे सेट ऑफ एम्प्लॉयज को भी देने चाहिए, ये वेट करने के बजाय कि वो कोर्ट में जाएं और वो वहां से ऑर्डर लाएं। इट वाज हेल्ड दैट एम्प्लॉयज शुड नॉट बी ड्रिवन टू द कोर्ट, एम्प्लॉयज को कोर्ट में जाने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए, फॉर एड्रेसिंग देयर ग्रीवेंस व्हेन दे आर एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ अ जजमेंट इन अ सिमिलर केस। अब हम समझेंगे कि 2014 में सुधा छिप्पा के केस में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने क्या कहा था, ग्वालियर बेंच। और ये केस ही सुभा छिप्पा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी एंड अदर्स। इस केस में भी कोर्ट ने कहा था कि इन केसेस वेयर एंटाइटलमेंट ऑफ द एम्प्लॉइज कवर्ड इन प्रिंसिपल एंड जजमेंट डिलीवर्ड ऑन द पॉइंट इज जजमेंट इन रेम, एवरी पर्सन नीड नॉट बी कंपेल्ड टू नॉक द डोर्स ऑफ द कोर्ट। यानी ऐसी सिचुएशंस जहां पर एम्प्लॉय की एंटाइटलमेंट यानी उसका अधिकार प्रिंसिपली किसी जजमेंट में कवर्ड है और वो जजमेंट इन रेम है। अब इन रेम जजमेंट क्या होता है वो मैं अभी जल्द से जल्द आपको बता दूं। इन रेम जजमेंट वो होता है जो जजमेंट केवल उस जजमेंट में जो पार्टीज है उन तक ही सीमित नहीं रहता, मगर उसका स्कोप उसके बाहर भी, यानी उसमें जो पार्टीज नहीं है, जो बाहर के लोग हैं, उन्हीं टाइप के सिमिलरली सिचुएटेड उनको भी लागू होता है, यानी पब्लिक को भी लागू होता है। इस टाइप के जजमेंट को कहते हैं जजमेंट इन रेम। तो अगर एम्प्लॉयज की एंटाइटलमेंट इस टाइप के जजमेंट इन रेम में कवर हो गई हो
तो हर व्यक्ति को कोर्ट में जाने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। आदर्श मालिक ने ये देखना चाहिए कि उस जजमेंट को उन्होंने अपने लेवल पर इंप्लीमेंट कर दिया है इन फेवर ऑफ ऑल सिमिलरली सिचुएटेड पर्संस। खुद होके ही वो अपने ही लेवल पर सिमिलरली सिचुएटेड ऐसे लोग जो होते हैं जो कोर्ट में नहीं गए उनको भी वो बेनिफिट देना अपेक्षित है। अब हम आते हैं सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इंद्रपाल यादव के जजमेंट पर। अब ये जजमेंट वगैरह सब मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देकर अवेलेबल कर दूंगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि इसके साइटेशंस क्या है तो इतने सारे जर्नल्स में ये केस रिपोर्ट हो चुके हैं और ये केस 1985 की है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था वो अभी येलो कलर में हाईलाइटेड है आपके सामने। मैं फटाफट पढ़ के बता देता हूं आपको। चॉइस इन सच अ सिचुएशन इवन विदाउट क्रिस्टल ग्रेजिंग is between incurring expenses for a litigation with uncertain outcome and hunger from day to day. It is a Hobson's choice. अब ये बात नहीं समझे आप तो भी कोई हर्जा नहीं, आगे की बात महत्वपूर्ण है। Therefore, those who could not come to the court need not be at a comparative disadvantage to those who rushed in here. यानी जो लोग कोर्ट में नहीं आ सकते, उनको कोई डिसएडवांटेज में रखना जरूरी नहीं है कंपैरेटिवली, उनके कंपैरिजन में जो कोर्ट में आते हैं। If they are otherwise similarly situated, they are entitled to similar treatment if not by anyone else at the hands of the court. तो अगर वो similarly situated है तो उनको अधिकार है कि वो भी इक्वल ट्रीटमेंट को उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिले, और ये इक्वल ट्रीटमेंट अगर कोई नहीं देता है तो कम से कम कोर्ट तो देगा ही। अब इसके बाद हम एक और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देख लेंगे जो कि 2014 का है, और वो स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस अरविंद कुमार श्रीवास्तव इस केस में दिया हुआ जजमेंट है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने काफी महत्वपूर्ण बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे सिचुएशन का एनालिसिस करने के बाद पैराग्राफ 23 में कहा, द लीगल प्रिंसिपल्स विच इमर्ज फ्रॉम द रीडिंग ऑफ द अफोरसेड जजमेंट्स। यानी काफी सारे जजमेंट्स को एनालाइज करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लीगल प्रिंसिपल्स इसमें से उभरते हैं, जो निकलते हैं, साइटेड बाय बोथ अपेलेंट्स एंड द रिस्पोंडेंट, यानी दोनों पक्षों ने जो रखे हैं केस लॉज, उनको चर्न आउट करने के बाद जो लीगल प्रिंसिपल्स उभरते हैं कैन बी समड अप एज अंडर। वो इस तरह से हम सम अप कर सकते हैं, और ये जो महत्वपूर्ण है वो मैंने हाईलाइट कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, नॉर्मल रूल इज दैट व्हेन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ एम्प्लॉइज इज गिवन रिलीफ बाय द कोर्ट। यानी एक ये नॉर्मल रूल है कि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ एम्प्लॉइज को जब रिलीफ मिलता है तो दूसरे जो आइडेंटिकली सिचुएटेड पर्सन्स है वो दे नीड टू बी ट्रीटेड अलाइक, यानी उनको भी समान ट्रीटमेंट ही देना अपेक्षित है बाय एक्सटेंडिंग दैट बेनिफिट। जो बेनिफिट पहले सेट ऑफ एम्प्लॉइज को मिला है वही बेनिफिट दूसरे सिमिलरली सिचुएटेड सेट ऑफ एम्प्लॉइज को मिलना अपेक्षित है। नॉट डूइंग सो वुड अमाउंट टू डिस्क्रिमिनेशन। ऐसा नहीं करना ये उनके बीच में भेदभाव करना जैसे हो जाएगा। एंड वुड बी वायोलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि ऐसा ना करना यानी कि उनके मूलभूत अधिकार का हनन होगा जो कि भारतीय संविधान ने उन्हें आर्टिकल 14 में दिया हुआ है। दिस प्रिंसिपल नीड्स टू बी अप्लाइड इन सर्विस मैटर्स मोर एम्फेटिकली। ये प्रिंसिपल तो वैसे जनरली सभी टाइप के केसेस में अप्लाई होना एक्सपेक्टेड है, मगर सर्विस मैटर में ज्यादा एम्फेसिस के साथ, ज्यादा सख्ती के साथ एक्सपेक्टेड यानी अप्लाई होना एक्सपेक्टेड है। एज द सर्विस ज्यूरिस्प्रूडेंस इवॉल्व बाय दिस कोर्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम पोस्टुलेट्स दैट ऑल सिमिलरली सिचुएटेड पर्सन्स शुड बी ट्रीटेड सिमिलरली। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि इस देश के कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने जो सर्विस ज्यूरिस्प्रूडेंस समय समय के साथ इवॉल्व किया हुआ है उसमें एक बात हमेशा आई है कि सभी सिमिलरली सिचुएटेड पर्सन्स है जो एक ही स्थिति में है, जो समान स्थिति में है, उनको समान ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। Therefore, the normal rule would be that merely because other similarly situated persons did not approach the court earlier. तो ये नॉर्मल रूल कोर्ट बता रहे हैं कि सिमिलरली सिचुएटेड दूसरे जो सेट ऑफ एम्प्लॉइज है, भले ही वो कोर्ट में नहीं आए होंगे पहले सेट ऑफ एम्प्लॉइज के जैसे, फिर भी उनको अलग ट्रीटमेंट देना अपेक्षित नहीं है, उनको समान ट्रीटमेंट देना ही अपेक्षित है। वहीं अगले पैराग्राफ ने सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा यह भी समझना महत्वपूर्ण है। कोर्ट कहते हैं, हाउएवर दिस प्रिंसिपल इज सब्जेक्ट टू वेल रिकॉग्नाइज्ड एक्सेप्शंस इन द फॉर्म ऑफ लेचेज एंड डिलेज एज वेल एज एक्वीजन्स। अब जो ऊपर नॉर्मल रूल बताया गया था उस नॉर्मल रूल के ये एक्सेप्शंस सुप्रीम कोर्ट बता रहे हैं, और एक्सेप्शंस क्या हो सकते हैं जहां पर
डिले है, मतलब एम्प्लॉय जो है, सेकंड सेट ऑफ एम्प्लॉय जो कोर्ट में नहीं गया, वो जाने में देरी करता है, मतलब कि वो सोया रहा अपने अधिकारों पर, ये वेट करते हुए कि उसके जैसा कोई सिमिलरली सिचुएटेड है वो कोर्ट में जाएगा, जब उसको रिलीफ मिलेगा तब मैं उसका बेनिफिट ले लूंगा। ऐसा नहीं चलेगा। अगर कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ एम्प्लॉय जो एंटाइटल्ड है वो सोया है, तो वो डिले और लैचेस के कारण उनको रिलीफ शायद नहीं मिलेगा। Those persons who did not challenge the wrongful action in their cases and acquiesced into the same and woke up after a long delay only because of the reason that their counterparts who had approached the court earlier in time succeeded in their effort. ये वही बात बता रहे सुप्रीम कोर्ट जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको हिंदी में बताई. Then such employees cannot claim the benefit of the judgment rendered in the case of similarly situated persons that the judgment be extended to them. They would be treated as fence sitters. इस टाइप के लोगों को ये ट्रीट किया जाएगा कि ये कंपाउंड पर बैठे हुए लोग हैं, फेंस सिटर्स, यानी ना इधर के ना उधर के, वो जस्ट वेट कर रहे हैं कि क्या क्या होता है, देखेंगे। अभी तो हम नहीं जाते कोर्ट में, दूसरे कर जाते होंगे तो देखेंगे, उनका फायदा हम ले लेंगे। तो इस टाइप के लोगों को बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो डिले तो है, डिले तो हुआ ही है उनके केस में, मगर साथ ही में एक प्रकार से उन्होंने अपने क्लेम को छोड़ दिया है, एक्वीज कर दिया है। एक्वीजन शब्द आया है, देखिए यहाँ पे, एक्वीज करना यानी कि मंजूर हो जाना। जो अन्याय उन पर हुआ है उस अन्याय को वो सहन करके मंजूर कर दिया है उन्होंने, एक प्रकार से ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। और अब पैरा 3 में सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं, हाउएवर दिस एक्सेप्शन मे नॉट अप्लाई इन दोज केसेस वेयर द जजमेंट प्रोनाउंस्ड बाय द कोर्ट वाज जजमेंट इन रेम with the intention to give benefit all similarly situated persons whether they approach the court or not. हाँ, of course. अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये टाइप का एक्सेप्शन जो उन्होंने बताया कि इन टाइप के लोगों को बेनिफिट नहीं मिलेगा, मगर वो एक्सेप्शन लागू नहीं होगा तब जब जो जजमेंट दिया गया है वो जजमेंट इन रेम है, यानी कि ऐसा जजमेंट जिसका प्रिंसिपल जो लोग कोर्ट में नहीं गए उनको भी लागू होता है। अगर प्रिंसिपली वो जनरली एप्लीकेबल है तो भले ही वो दूसरे सेट ऑफ एम्प्लॉइज ने थोड़ा सा डिले कर दिया, लचेस कर दिया, तो भी उनको बेनिफिट मिलेगा, अपवादात्मक सिचुएशन होने के बावजूद भी। With such a pronouncement, the obligation is cast upon the authorities to itself extend the benefit thereof to all similarly situated persons. तो इस टाइप का प्रोनाउंसमेंट जब होगा, इस टाइप का जजमेंट इन रेम जब होता है, तो ये एक्सपेक्टेड है कि जो अथॉरिटीज होती है, जो मालिक है, उन्होंने खुद होकर ही वो बेनिफिट्स दूसरे सेट ऑफ एम्प्लॉइज को देना अपेक्षित है। Such a situation can occur when the subject matter of the decision touches upon the policy matters like the scheme of regularization and the like. तो ये जजमेंट इन रेम का एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट दे रहे हैं कि जब पॉलिसी मैटर का जैसे मैटर्स डिसाइड होते हैं, तो उस टाइप के केसेस जब डिसाइड होते हैं तो उनके प्रिंसिपल जनरली पूरे एक बड़े सेट ऑफ एम्प्लॉइज को लागू होते हैं। तो उसमें से अगर कुछ ही एम्प्लॉइज कोर्ट में आए और उनने वो बेनिफिट ले लिया, तो बाकी के जो है, जो नहीं आए हैं, भले फिर भी अगर वो जजमेंट इन रेम है तो उनको भी वो बेनिफिट मिलना चाहिए। On the other hand, if the judgment of the court was in personam, holding that benefit of said judgment shall accrue to the parties before the court, अगर वो जजमेंट इन रेम नहीं है और जजमेंट इन पर्सोनम है, मतलब कि केवल वो जजमेंट उन्हीं पार्टीज को लागू है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने है, इस टाइप का जजमेंट है, तो ये टाइप के जजमेंट का एंड सच एन इंटेंशन इज स्टेटेड एक्सप्रेसली इन द जजमेंट, और इस टाइप की बात अगर क्लियर कर दी गई है जजमेंट में, तो इस टाइप के जजमेंट का बेनिफिट दूसरे एम्प्लॉइज को नहीं मिलेगा और उनको अपनी पिटीशन अलग दायर करके कोर्ट को सेटिस्फाई करना होगा कि उनके केस में भी वो मेरिट्स है, वो उनके केस में भी डिले और लैचेस नहीं है, या उन्होंने वो मान्य कर लिया है, ऐसी बातें वहां पर नहीं है। तो दोस्तों, अभी इतना समझने के बाद तो ये बातें आपको स्पष्ट हो ही गई होगी कि एक सेट ऑफ एम्प्लॉय जब कोर्ट में जाता है और उनके फेवरेबल जजमेंट आता है और उसी सिचुएशन में दूसरे सेट ऑफ एम्प्लॉयज़ अगर है, तो उनको वो एक सेट ऑफ एम्प्लॉय ने दायर हुए केस के जजमेंट का फ़ायदा ज़रूर मिल सकता है। एक्सेप्शन तभी है जब ये दूसरा सेट ऑफ एम्प्लॉय वेट करते रहे, वो देरी करते गए, या उन पर होता हुआ अन्याय वह सहन करते गए। ये अपवाद हो सकता है और ऐसे अपवादात्मक स्थिति में कोर्ट उन्हें वो रिलीफ डिनाई भी कर सकते हैं, बट नॉर्मल रूल ये है कि उन्हें वो फ़ायदा मिल सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए चैनल पर।